पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे लज्जो और मोहित दोनों शादी कर लेते हैं और घर आने पर मोहित की माँ विभा अपनी किन्नर बहू को स्वीकार लेती है। अब आगे। आओ आओ बहुरानी, गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। ये सब क्या नौटंकी चल रही है माँ? आप ये सब होने कैसे दे सकती हो? भैया ने एक किन्नर से शादी की है, लोग क्या बोलेंगे हमें? हाँ विभा, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो सरासर गलत है। इस रिश्ते को मत स्वीकारो। इस मूर्ख ने तो एक लड़का होकर एक किन्नर से शादी की है। छी, शर्म आ रही है मुझे तो। राजदीप जी, क्या एक किन्नर इंसान नहीं होती क्या? थोड़ी देर पहले मोहित ने ही आप सबको साफ साफ बताया है कि उसे किसी शरीर लिंग या किन्नर से नहीं, बल्कि लज्जो की आत्मा से, उसकी रूह से प्यार हुआ है। और मेरे बेटे की खुशी जिसमें है, मेरे लिए तो वही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच माँ, मेरे प्यार को समझने के लिए और लज्जो और मेरे रिश्ते को स्वीकार कर उसे इज्जत और प्यार से अपनाने के लिए। हाँ माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। पापा जी, सोनल, आप दोनों चाहे मुझे स्वीकारो या ना स्वीकारो, लेकिन मैं अपना बहू और भाभी होने का फर्ज पूरी शिद्दत से निभाऊंगी। राजदीप और सोनल तो लज्जो से बात ही नहीं करते, लेकिन फिर भी लज्जो उनके साथ बात करती है। वही बस्ती में जब हीरा और वो दूसरी किन्नर घर आती है, तभी वो अप्सरा को बोलती है कि लज्जो कहीं भाग चुकी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे लज्जो तुम दोनों को छोड़कर भाग कैसे सकती है? पता नहीं अम्मा, मैं और दुलारी हम दोनों पकोड़े खा रहे थे, उतने में 1 मिनट में ही वो गायब हो गई। हाँ अम्मा, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। हाय राम, मुझे तो लगा ही था कि ये नास पिटी नालायक लज्जो एक ना एक दिन कुछ ऐसा ही कांड करेगी। अरे फोन लगा कर दे मुझे, जल्दी फोन लगा उसे। हाँ हाँ अम्मा, अभी लगाती हूँ। फिर अप्सरा जब लज्जो को फोन लगाती है, तभी उसका कॉल मोहित उठाता है और वो गुस्से से अप्सरा को कहता है, देख अप्सरा, अब लज्जो तेरी चेला नहीं रही, मेरी धर्मपत्नी बन चुकी है। इसीलिए आइंदा से इस नंबर पर फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? लज्जो ने शादी कर ली? अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो एक किन्नर है और एक किन्नर कभी सुहागन नहीं बन सकती। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। वो तेरे साथ नहीं रह सकती। भेज दे उसे वापस हमारे पास, क्योंकि वो दुनिया उसके लिए बनी ही नहीं है। ये तय करने वाली तुम होती कौन हो? अरे तुमने उसे पाला पोसा है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक उसने भी काम किए हैं। और खबरदार, जो मेरी लज्जो पर आंख उठाकर भी देखा तो अब मेरी लज्जो उस नर्क में कभी वापस नहीं जाएगी। चल रख फोन। मोहित की बातें सुनकर अप्सरा गुस्से से लाल हो जाती है। ये नहीं हो सकता, वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? अरे मैंने उसे बचपन से संभाला है, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया ये सब, लेकिन ये सब तुम दोनों को जरूर पता होगा। क्यों? है ना? बताओ मुझे जल्दी, ये आखिर बात क्या है? नहीं अम्मा, हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ अम्मा, हमारा यकीन कीजिए। अरे चुप करो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण वो यहाँ से चली गई। एक चेला मेरा कम हो गया, और आज तो मैं तुम दोनों की ऐसी खाल उधेड़ूंगी कि तुम दोनों फिर कभी किसी की मदद नहीं कर पाओगी और करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। फिर अप्सरा हीरा और दुलारी को खूब मारती है, लेकिन वो दोनों अपनी सहेली लज्जो के लिए मार खा लेती है और मन ही मन में लज्जो की शादी के लिए बहुत खुश भी होती है। वही दूसरी तरफ, माँ, आपने थोड़ी देर पहले ये सब क्या किया है?
अरे भैया इतने स्मार्ट दिखते हैं और उनके लिए तो आपको एकदम टॉप क्लास लड़की चाहिए थी ना। तो फिर आपको आज ये क्या हो गया? हाँ विभा, अरे तुमने उस किन्नर को स्वीकारा भी कैसे? तुम्हें पता भी है क्या कि आज तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है? उस नालायक मोहित के कारण हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मुझे सब पता है और आप दोनों जो भी कह रहे हैं वो सब सही और जायज है, लेकिन अगर मैं उस वक्त वहां तमाशा करती तो हमारा बेटा हमसे दूर हो जाता। उस पर इस समय प्यार का भूत सवार हो चुका है और ऐसे में वो हमारे खिलाफ जाकर बगावत करने में भी पीछे नहीं हटता। तो फिर अब हम क्या करें माँ? अब तुम दोनों बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। हमें उस किन्नर को मोहित से अलग करना ही होगा और वो कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो दोनों अलग हो जाएंगे और तब मैं अपने मोहित के लिए मेरी मनपसंद लड़की लाऊंगी। फिर लज्जा और मोहित को अलग करने के लिए अब विभा अपनी चाल चलना शुरू करती है। एक दिन वो और सोनल दोनों मोहित की कॉलेज फ्रेंड नताशा से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं, नताशा, तुम्हें बस उसे क्लब लेकर जाना है और उसे ढेर सारी शराब पिलाकर उसके साथ घर वापस आना है। और हाँ, उसके शर्ट पर अपने लिपस्टिक का निशान छोड़ना मत भूलना, ठीक है ना? और हाँ, भैया शायद तुम्हारे अकेले के बुलाने पर ना आए, इसीलिए उनसे कहना कि कॉलेज के बाकी दोस्त भी आने वाले हैं, तभी वो वहां पर आएंगे। अच्छा ठीक है सोनल, आप दोनों चिंता मत कीजिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए क्योंकि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। फिर नताशा प्लान के मुताबिक मोहित को क्लब बुलाती है और उसे ढेर सारी शराब पिलाकर घर लेकर जाती है। और रात में मोहित को देखकर घर के सभी लोग हैरान रहते हैं। मोहित, तुमने इतनी सारी शराब कैसे पी ली? मोहित जी, देखिए ना राजदीप अंकल, अब आपका बेटा मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। बोल रहा था कि उसे आज की रात मेरे साथ ही बितानी है और इसकी हालत देखकर मुझे इसे यहाँ पर लाना पड़ा, वरना ये अकेला कैसे आता। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो भैया को यहाँ पर लेकर आई। चलो तो फिर मैं चलती हूँ, मेरे मोहित बेबी का ख्याल रखना। इतना बोलकर नताशा वहां से चली जाती है और लज्जा को बहुत दुख होता है। और अगले दिन जब वो मोहित के शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखती है तब उसे बहुत दुख होता है। अरे मेरी बीवी साहिबा, क्या हुआ है आपको? आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता कि मैं एक किन्नर हूँ और आप एक आदमी। आप कल उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? आपके शर्ट पर लिपस्टिक के निशान भी है और आपने आखिरकार ये साबित कर ही दिया कि आपका प्यार कितना खोखला और झूठा है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो लज्जो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी कसम, मैंने नताशा के साथ कुछ नहीं किया है। और तुम अपने आप को क्यों दुखी करके ले रही हो? मैं ऊपर वाले की सौ खाकर कह सकता हूँ कि मैं अगर इस दुनिया में किसी से तहे दिल से प्यार करता हूँ तो वो केवल तुम हो लज्जो, बस तुम। फिर वो लिपस्टिक के निशान, वो सब क्या था? कहीं आपने शराब के नशे में वो सब? नहीं लज्जो, मैंने पी जरूर रखी थी, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं कभी नशे की हालत में अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकता और वो लिपस्टिक के निशान उसने जरूर जानबूझकर लगाए होंगे ताकि तुम्हारे और मेरे बीच में झगड़े हो। वो वैसी ही है। और लज्जो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लज्जो। मोहित की बातें सुनकर लज्जो शर्मा जाती है और उसका गुस्सा 1 मिनट में ही खत्म हो जाता है। जी ठीक है मोहित जी, लब्बू टू। ओए होए होए। क्या मोहित जी, आप भी
लज्जो और मोहित के झगड़े फौरन ठीक हो जाते हैं और अब वो दोनों हनीमून पर भी जाते हैं। और ये सब देखकर विभा, राजदीप और सोनल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। अब उनके लौटने के बाद विभा एक नई चाल चलती है। वो जानबूझकर घर पर पड़ोसन का बच्चा लाती है और उसके साथ खेलने लगती है। अल्ले मिला बच्चा, इतना प्याला है ले तू, अल्ले ले ले। अरे माँ, अब आप दादी होने का सुख दूसरों के बच्चों को ही देखकर ले लो, क्योंकि भैया के कारण अब हम उनकी औलाद का सुख तो नहीं देख सकते। भाभी किन्नर जो ठहरी, वो आपको बच्चा कभी नहीं दे पाएगी। सोनल की ये बातें सुनकर लज्जो को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी मोहित उसे जाकर शांत करता है। अरे तुम रो क्यों रही हो लज्जो? बस करो, चलो शांत हो जाओ। मोहित जी, मैंने आपको शादी का सुख तो दे दिया, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बहुत सारी तकलीफें दे रही हूँ। मुझे अपनी बीवी बनाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं वहाँ बस्ती में ही ठीक थी। खबरदार जो आइंदा से ऐसी घटिया बातें की तो। अरे किसने कहा कि तुम मुझे तकलीफ दे रही हो? अरे तुमसे शादी करने के बाद तो मेरी जिंदगी में रौनक आई है। और किसने कहा कि माँ वही होती है जो जन्म देती है? अरे पैदा करने वाली से बड़ी संभालने वाली माँ होती है, प्यार करने वाली होती है। और रही बात बच्चे की, तो हम उसे गोद ले सकते हैं, लेकिन प्लीज लज्जो, तुम्हें मेरी कसम, ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपनी ये कीमती आंसू मत बहाया करो। मेरा दिल बहुत दुखता है, प्लीज लज्जो। ठीक है मोहित जी। फिर मोहित लज्जो को अपने सीने से लगाता है और सोनल और विभा की अब सारी चालें नाकामयाब हो जाती है। अरे माँ, आप तो बड़ा कह रही थी कि आप यूं चुटकियों में इन दोनों को अलग कर दोगी, लेकिन ये दोनों तो हमारी साजिशों के चलते दूर होने की जगह और ज्यादा करीब आ रहे हैं। अब बस हुआ, बहुत चली हमने चाले। अब तो उस किन्नर को घर से बाहर निकालने का एक ही रास्ता बचा है और तभी वो किन्नर हमारे जिंदगी से दूर हो जाएगी। लेकिन वो क्या है माँ? अप्सरा। फिर विभा अप्सरा को बुलाती है और अप्सरा रोमा के साथ आकर मोहित की गैर मौजूदगी में लज्जो को अपने साथ लेकर जाने लगती है। छोड़िए, छोड़िए मुझे, अम्मा, रोमा, मुझे मत ले जाइए। मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, प्लीज अम्मा। चलना पड़ेगा तुझे, क्योंकि तू एक किन्नर है और तेरी असली जगह वहीं पर है, यहाँ पर नहीं। माँ जी, पापा जी, सोनल, इन्हें रोकिए ना, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। अरे ले जा इसे अप्सरा और ऐसी जगह पर भेज दे जहाँ पर मेरा बेटा कभी ना पहुँच पाए, और इसी में इन दोनों की प्रेम कहानी खत्म होनी चाहिए। बहुत खूब विभा, ये चाल तो तुमने बड़ी अच्छी चली है। अप्सरा अब लज्जो को दूसरे शहर की बस्ती में लेकर जाती है और वहाँ उसे खूब मारती है। अब तू इसी बस्ती में रहेगी। लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? कहाँ लेकर आई हो आप मुझे? मुझे मेरे पति के पास जाना है, प्लीज अम्मा। अरे चुप कर, तेरा पति अब तुझ तक कभी पहुँच नहीं पाएगा, भूल जा उसे अब। अप्सरा लज्जो को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। लज्जो के पास ना तो मोबाइल होता है और ना ही मोहित तक पहुंचने का कोई और जरिया, और इस तरह से वो बेचारी उस अनजान शहर में फंस जाती है। वही जब मोहित को लज्जो के गायब होने के बारे में पता चलता है, तब वो उसे बहुत ढूंढता है। ऐसे कैसे गायब हो सकती है लज्जो? कहाँ गई होगी वो? कहीं अप्सरा ने तो। फिर मोहित अप्सरा के पास चला जाता है। अरे पगला गया है क्या रे तू? अगर मुझे उस धोखेबाज लड़की को यहाँ फिर से लाना ही होता तो फिर चाहे कुछ भी करके, किसी भी हाल में मैं उसे यहाँ पर लेकर ही आती, लेकिन वो अब हम सबके लिए मर चुकी है।
और तू भी यहाँ से चला जा। ठीक है, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। प्लीज अप्सरा, ये मेरी तुमसे छोटी सी गुजारिश है। मोहित अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। किस्मत ने अब मोहित और लज्जो को अलग कर दिया था। क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? आखिर इनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है, जानने के लिए देखना ना भूले इस कहानी का अगला भाग। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। सिमर की शादी प्रफुल्ल से होती है। उसके ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी और ननद होती है। ससुराल में जाकर जब वो पहली बार खाना बनाती है तब सबको उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह सिमर बहू, क्या बात है, तुम्हारे हाथ का खाना तो एकदम कमाल ही बना है। सच में मजा ही आ गया। वाकई में बहू, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने सालों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। हाँ भाभी, ये हलवा भी बहुत यम्मी बना है। आखिर बेबी किसकी है? सही कहा इसने, लेकिन सच में ना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया सिमर। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे से मैं आप सबको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से पकवान बनाकर खिलाऊंगी। सिमर की इतनी सारी तारीफें सुनकर प्रज्ञा को खूब जलन होती है। फिर वो बाद में सलाद बना रही होती है। अरे नहीं नहीं भाभी, इसे ऐसे मत काटिए और ये नमक भी इतना मत डालिए। शांत रहो सिमर और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। देवरानी हो तो देवरानी बनकर रहो। और ये सब मेरे पुराने ससुराल वाले हैं, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसे क्या पसंद है। तो मेरे सामने अपनी होशियारी मत दिखाओ। लेकिन भाभी, मैं तो बस। चुप रहो और जो काम करने आई थी वही काम करो। प्रज्ञा का यह गुस्सेल बर्ताव देखकर सिमर चकित रह जाती है। ऐसे ही एक दिन वसुधा को बाहर खरीदारी करने जाना होता है। प्रज्ञा बहू, सिमर बहू, चलो मेरे साथ खरीदारी करने के लिए चलो। मुझे अपने लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेना है और साथ ही घर के लिए भी खरीदारी करनी है। ठीक है माँ जी, वैसे मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन उनसे पहले मेरे लिए आप लोग हो, इसीलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। लेकिन माँ जी, मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अभी अभी मेरे मायके से फोन आया था। माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है, इसीलिए मुझे उनके पास जाना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी। कोई बात नहीं प्रज्ञा बहू, तुम चली जाओ और समदन जी से कहना कि मैंने पूछा है उन्हें और मैं उनसे मिलने जल्द ही आऊंगी। ठीक है माँ जी। इस तरह से वसुधा और सिमर मार्केट में खरीदारी करने जाती है, लेकिन तभी उन्हें उस मार्केट में कुछ पसंद ही नहीं आता। इसीलिए वह दूसरे मार्केट में जाती है, जहाँ पर उन्हें प्रज्ञा अपनी सहेलियों के साथ एक जगह पर तफरीह करते हुए दिखाई देती है। क्यों रे नालायक निकम्मी झूठी कही की, माँ की बीमारी का झूठा बहाना देकर तू यहाँ पर अपने सहेलियों के साथ मोमोज ठूस रही है। इतना झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या, निर्लज्ज कही की। अरे नहीं माँ जी, मैं तो वो। चुप हो जा, तुझे तो आज खाना ही नहीं दूंगी मैं। घर आ तू, फिर देखती हूँ तुझे। अरे अपनी देवरानी को देख, इसने अपने सहेलियों के साथ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि इसे उनसे ज्यादा मैं महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन ये बात तुझ जैसी डायन और पापी दिल वाली बहू को क्या समझेगी, बेशरम कही की। वसुधा की बातें सुनकर प्रज्ञा की सहेलियां उस पर खूब हंसती है और प्रज्ञा बुरी तरह फंस जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे वाह, मैंने तो ससुराल से मिले थोड़े थोड़े पैसे बचाकर कितने सारे पैसे जोड़ लिए हैं। अब मैं इन्हीं पैसों से सबके लिए कुछ न कुछ तोहफे लूंगी और उन तोहफों को देखकर
मेरे घर वाले कितने खुश होंगे। फिर सिमर सबके लिए कुछ न कुछ खरीद कर लाती है, जिसे देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वाह सिमर भाभी, मुझे लंबे समय से ये पिंक वाले हेडफोन ही चाहिए थे और आप तो वही लेकर आई हो। थैंक यू सो मच भाभी। और बहू, ये बटुआ तो सच में बहुत अच्छा है। अरे इसे तो मैं हर जगह पर आसानी से ले जा सकती हूँ और इसकी डिजाइन भी बहुत ही सुंदर है। तुम चाहती तो वो बचत किए हुए पैसों से अपने लिए कुछ खरीदारी कर लेती, लेकिन तुमने तो अपने नए नवेले ससुराल वालों की खुशी को महत्व दिया। ऐसी कोई बात नहीं है पापा जी। अगर मैं मेरे मायके में होती तो मैं उनके लिए भी कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ ना, तो यही मेरा मायका है। आपका दिल तो बहुत बड़ा है सिमर भाभी, वरना प्रज्ञा भाभी को ही देख लो। अगर उनके पास पैसे बच जाते ना, तो वो खुद के लिए मेकअप और महंगे महंगे कपड़े खरीद के लाती। वो तो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचती। वही तो। अरे सीख इससे कुछ प्रज्ञा बहू। तुझे इस घर में आए कितने साल हो गए, लेकिन हमारे पसंद नापसंद की कोई पहचान नहीं है तुझे। और ये सिमर को देख, इसने तो 2 महीनों में ही सबको कितने अच्छे से समझ लिया। सच में बहू हो तो तुम्हारे जैसी सिमर। शुक्रिया माँ जी। घर वालों की कड़वी बातें सुनकर प्रज्ञा का माथा गुस्से में गर्म हो जाता है और वो वहीं पर चुपचाप खड़ी रहती है। फिर एक रोज अरुण प्रज्ञा से कहता है, अरे प्रज्ञा, ये तुम्हें क्या हो गया है और ऐसे बर्ताव तुम क्यों कर रही हो? सिमर को ही देख लो, वो सबको कितनी अच्छी तरह से हैंडल करती है, सबकी खुशियों का कितना ख्याल भी रखती है वो। तुम भी वैसा ही करो ना। मुझे किसके साथ कैसे रहना चाहिए ये तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई कल की आई लड़की नहीं हूँ। ये मेरे पुराने ससुराल वाले हैं और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मुझे इनके साथ किस तरह से बर्ताव करना है। और आज तक मैंने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो तो किसी को भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, सच में? लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो अपना सड़ा हुआ दिमाग चेक करवा के आओ, लेकिन यहाँ पर बैठकर मेरा दिमाग मत खाओ। तुम्हें तो बस सुनाना ही आता है। काम धंधे करो और पैसे कमाओ, लेकिन घर की राजनीति में अपनी टांग मत अड़ाओ। इतना कहकर प्रज्ञा वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, अरे प्रज्ञा बहू, सिमर बहू, मेरी जेठानी यानी तुम सबकी ताई सास आ रही है। वो भी कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है, इसीलिए उनके खान पान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना गांव जाकर वो मेरे बारे में बुरा भला बोलेगी। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ भाभी, हम दोनों हमारा बेस्ट देंगे। ताई जी की खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं रहेगी। फिर सिमर और प्रज्ञा दोनों मिलकर ताई सास के खाने की तैयारियां करती है। मटर पुलाव तो बना दिया है, मसाला पापड़ भी तैयार है, अब बस मीठे में कुछ बनाना है। भाभी, क्या आप मुझे बता सकती हो क्या कि ताई जी को मीठे में कौन से पकवान पसंद है? वो सिमर, क्या हुआ भाभी? ताई जी तो साल में 2 बार यहाँ पर आती है ना, तो आपको तो उनके पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। अरे आप तो हर वक्त बस अपने पुराने ससुराल वाले ही कहती रहती हो, तो आपको इतना भी नहीं पता क्या? अरे पता है मुझे सिमर, लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बाद में बता देती हूँ। लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैंने छत पर बेडशीट सुखाई है, उसे निकाल कर लाती हूँ मैं। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। प्रज्ञा को असल में कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए वह बहाना देकर वहां से चली जाती है। फिर ताई सास जब घर पर आती है, तभी सिमर के हाथ के बने हुए पकवान उसे बहुत पसंद आते हैं और वो उनकी खूब तारीफ करती है। अरे वाह, क्या लज्जतदार खाना बनाया है।
ये पुलाव और ये कढ़ाई पनीर, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। बस ये दाल पकौड़े और मलाई कोफ्ते की सब्जी मुझे पसंद नहीं आई। ये किसने बनाया है? ताई जी, वो मैंने बनाई है। सत्यानाश हो तेरा। बड़ी बहू, तुझसे तो मैं क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ। अगर तेरा हाथ लग जाए तो मीठा शहद भी खट्टा हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। और वसुधा, तुम्हारी ये नई नवेली छोटी बहू बहुत ही गुनी और कमाल की है। क्या स्वाद भरा खाना बनाया है इसने, मजा ही आ गया खाकर। ये ले बहू, शगुन ले। धन्यवाद ताई जी। ये सब देखकर प्रज्ञा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है। बस बहुत हुआ। जब से ये सिमर इस घर में आई है, तब से मेरे ससुराल वाले उसके ही गुणगान गा रहे हैं। ये लोग तो मुझे पूछते भी नहीं है। मेरी सराहना करने की जगह पर इन्होंने तो इस चुड़ैल को सिर पर बिठा कर रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इस सिमर को ताई जी की नजरों में गिरा कर ही रहूंगी। क्योंकि एक बार अगर ताई जी की नजरों में कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसे इस घर में फिर कोई नहीं पूछता। फिर एक सुबह ताई जी सिमर को माता रानी की चुनरी लाने के लिए कहती है। तभी प्रज्ञा मौका देखते ही उस लाल चुनरी को एक काले कपड़े से बदल देती है। और जब ताई जी उस काले कपड़े को देखती है, तब वो काफी हैरान रह जाती है। हाय मोरी मैया, ये क्या है वसुधा? तुम्हारी छोटी बहू को मैंने इतना माना, लेकिन उसने तो एक झलक में ही मुझे अपने असली रंग दिखा दिए। लाल चुनरी की जगह पर उसने तो मुझे यह काला कपड़ा दे दिया है। अब क्या मैं माता रानी को काला कपड़ा चढ़ाऊंगी क्या? सिमर बहू, इतना गलत काम करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ताई जी, मेरा विश्वास कीजिए, ये मैंने नहीं लाया है। मैंने तो लाल चुनरी ही लाई थी। सच में ताई जी, माता रानी की सौगंध। अरे बेशरम लड़की, माता रानी की झूठी कसम खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? नालायक कहीं की। ये तूने ना सिर्फ माता रानी का अपमान किया है, बल्कि अपनी ताई सास का भी अपमान किया है। ये सब क्या है सिमर? अरे तुम तो कितनी समझदार हो, फिर तुम ये गलती कैसे कर सकती हो? देखा ना माँ जी, मैं मानती हूँ कि मैं कामों को इतने अच्छे से नहीं निभा पाती, लेकिन इस बेवकूफ की तरह गलत काम तो नहीं करती ना। मुझे तो लगा ही था कि इसकी अच्छाई सिर्फ 4 दिन की चांदनी होगी। एक बार ससुराल वाले अगर पुराने हो जाते हैं तो बहुएं भी बदल जाती है। एक मैं ही हूँ जो आज तक आप सबको इतना प्यार करती आई हूँ। बस प्रज्ञा बहू, ज्यादा अच्छी बनने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि इस गलती की असली गुनहगार सिमर नहीं, बल्कि वो डायन तू है। क्या? लेकिन ताई जी, आप तो अभी सिमर को डांट रही थी ना, तो फिर आप अचानक से प्रज्ञा को क्यों बोल रही हो? और प्रज्ञा आपकी गुनहगार कैसे हो सकती है? माता रानी की चुनरी को काले रंग से बदलते हुए मैंने इसे देख लिया था। इसी ने यह चाल चली है ताकि ये सिमर को हम सबकी नजरों में बुरा और गलत साबित कर सके। ताई जी की बातें सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं और प्रज्ञा की हवा टाइट हो जाती है। अरे नहीं ताई जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे चुप हो जा, वरना एक कान के नीचे लगाऊंगी ना तो सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। मैंने तुझे देखा था कि वो चुनरी बदलते समय तो अपने आप से कह रही थी कि इससे सिमर की अच्छाई देखी नहीं जा रही। प्रज्ञा भाभी, ये आपने सही नहीं किया। मुझे तो पहले से ही पता था कि प्रज्ञा भाभी सिमर भाभी से जलती है, क्योंकि जो सब ये इतने सालों से नहीं कर पाई, वो सब सिमर भाभी ने कितने कम समय में करके दिखाया है। तुम इतना नीचे गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था प्रज्ञा। अरे तुम तो बस कहने के लिए कहती हो कि हम तेरे पुराने ससुराल वाले हैं, लेकिन इतने सालों से तू हमारा दिल नहीं जीत पाई।
लेकिन इस लड़की को देख, केवल 2 से 3 महीने ही हुए हैं इसे, लेकिन इसने तो हम सबका दिल जीत लिया है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, लेकिन मुझे जलन हो रही थी, गुस्सा आ रहा था और सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। भाभी, आपने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है और मैं आपको इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन एक सलाह जरूर दूंगी, आपको मुझसे जलने की जगह पर अपने आप में सुधार लाना चाहिए था। और मैं ये सारे काम किसी की तारीफें सुनने के लिए या फिर किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं करती हूँ। ये मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं पूरे मन से इनके लिए करती हूँ। लेकिन आपने तो इनको कभी अपनाया ही नहीं भाभी, इसीलिए आपका स्वभाव इनके प्रति आज तक ऐसा है। हाँ सिमर, तुम सही कह रही हो, लेकिन आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी और अपने आप को सुधार कर एक अच्छी बहू ना सही, लेकिन एक अच्छी इंसान जरूर बनूंगी और अपने घर वालों का पूरे दिल से, पूरे मन से ख्याल रखूंगी। प्रज्ञा की उस हरकत के कारण सभी घर वाले उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन इस हादसे के बाद प्रज्ञा सबक सीख लेती है और अपनी गलतियों को सुधार कर सबके साथ अच्छे से रहने लगती है। निम्मो, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई कल मुई? शादी हुए 2 हफ्ते हुए नहीं कि इसने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। अरे आई माँ जी, अरे वो गांव से माँ बापू का फोन था, इसीलिए छत पर गई थी। वो ऊपर रेंज एकदम लल्लन टॉप आता है ना, इसीलिए। क्या इतनी रात गए तू छत पर गई थी? अरे निर्लज्ज नास पिटी, सत्यानाश हो तेरा। तू तो हमें एक दिन मरवा के ही मारेगी उस चुड़ैल के हाथों। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल माँ जी? अरे मेरी ही गलती है, मुझे तुझे पहले ही सब बता देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ माँ जी? हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल का साया है जो रात होने पर लोगों के छत पर भटकती है, और जो व्यक्ति उसे छत पर दिखाई देता है वो उस व्यक्ति को जान से मार देती है और साथ ही उसके परिवार वालों को भी बर्बाद कर देती है। क्या इतनी भयंकर चुड़ैल है वो? ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर बाद में अपने कमरे में जाकर निम्मो सारी बातें अपने पति माधव को बताती है। माधव, मैं तो इस छत वाली चुड़ैल का किस्सा अभी अभी सुनकर आ रही हूँ। हमारे गांव में भी ऐसी कई कहानियां होती थी, लेकिन हम उस जगह पर जाकर देखते थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता था, सब हमको उल्लू बनाते थे। तुम्हें क्या लगता है माधव, ये सब सच होगा क्या? क्या सच है और क्या झूठ, ये सब मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कि किसी औरत ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद में वो चुड़ैल बनकर सबको डराती है। अरे अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो चलो ना, हम दोनों जाकर उस चुड़ैल को देखते हैं। हाँ, थोड़ा डर जरूर लगेगा, लेकिन उतना ही मजा भी आएगा। नहीं नहीं, कौन जाएगा इतनी ठंड में मरने? तुम भी चुपचाप सो जाओ कंबल ओढ़कर। फिर निम्मो को माधव के साथ चुपचाप सोना पड़ता है, लेकिन वो सो ही नहीं पाती और रात को वो कंबल और तकिया लेकर छत की खटिया पर सोने जाती है। अच्छा हुआ जो मैं कंबल लेकर आई, वरना इस कपकपाने वाली ठंडी में मेरी तो कुल्फी ही जम जाती। आज तो मैं उस छत वाली चुड़ैल को देखकर ही रहूंगी और उसका वीडियो अपने फोन में निकाल कर सबको दिखाकर मशहूर हो जाऊंगी। निम्मो वहीं पर बैठ जाती है और इंतजार करते करते वो वहीं पर सो जाती है। लेकिन अचानक से कुछ 3 बजे के आसपास उसे गली में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो जाग जाती है। लगता है कोई आदमी जा रहा है। ओफो, मेरे बाल तो इस ठंड में बुरी तरह बिखर चुके हैं। 4 बजे के पहले निकल जाऊंगी यहाँ से, ताकि घर वालों को पता न चले कि मैं यहाँ ऊपर आई थी रात में। लेकिन गली से गुजरने वाला वो आदमी
घुंघराले बाल वाली निम्मो को रात के अंधेरे में छत पर देखकर बहुत डर जाता है और उसकी सुसु निकल जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। फिर अगले दिन ये बात सारे मोहल्ले में फैल जाती है। हाँ माधव बेटा, निम्मो बहू, वो आदमी अभी तक डर के मारे कांप रहा है। उसने हमारी ही छत पर चुड़ैल का काला साया देखा था, वो भी रात के 3 बजे। वो बता रहा था कि उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। ये सुनकर मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। देखा निम्मो, सुन लिया तुमने? और तुम कल रात को छत पर चलने की जिद कर रही थी। अगर हम कल छत पर सच में चले जाते तो आज यहाँ पर हम नहीं, हमारी लाश होती। ये सब सुनकर निम्मो 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाती है। ये दोनों किस चुड़ैल की बातें कर रहे हैं? उस आदमी ने कहीं मुझे तो नहीं देख लिया, क्योंकि छत पर तो मैं ही थी। ओफो, 3 बजे मैं ही उठी थी उसकी आवाज से और मेरे ही बाल ठंड के कारण बिखर चुके थे। अरे बाप रे, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। अगर इन लोगों को सच बताया तो ये मुझे ही डांटेंगे। जाने दो, इस राज को राज ही बनाए रखते हैं। निम्मो किसी को कुछ भी नहीं बताती और वो चुड़ैल को देखने के लिए अगली रात वापस छत पर चली जाती है, लेकिन उसे उस दिन भी कुछ नहीं दिखता। अब निम्मो रोजाना ऐसे ही छत पर जाने लगती है और चुड़ैल के आने की राह देखती रहती है। एक दिन फिर से उसे एक आदमी की आवाज आती है और वो फिर से उस आवाज से जाग जाती है। तभी वो आदमी अंधेरे में निम्मो के काले साए को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है, नहीं, बचाओ बचाओ, चुड़ैल। ये आदमी तो सच में फट्टू है। अगर इसकी इतनी ही फटती है तो इतनी रात को घर से निकलता ही क्यों है? पागल कहीं का। निम्मो के हंसने की डरावनी आवाज मोहल्ले में गूंजने लगती है, जिस कारण वो आदमी और भी ज्यादा डर जाता है। अगले दिन फिर से सास माधव और निम्मो को ये सारी बातें बताती है और अब निम्मो रोज छत पर जाकर सोने लगती है ताकि वो दूसरों को डरा सके और उनके मजे ले सके। फिर एक दिन उनके घर पड़ोसन मानवी आती है और वो कांता से बातों बातों में बोल देती है, ओफो कांता काकी, ये शहर के लोगों ने क्या ही भूत देखे होंगे। असली भूत तो हमारे गांव में होते थे। मेरे दादा, परदादा और हमारा पूरा परिवार भूतों को पकड़ने में बहुत माहिर है। अगर ऐसा ही है तो खुद की डेंगे हाँकने की जगह तू ही जाकर पकड़ ले उस चुड़ैल को और एक बार में ही मुक्त करा दे सबको इस कहर से। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। अरे मानवी, अगर वैसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तूने तो अपने और अपने परिवार वालों के कितने गुणगान गाए हैं। अब तो तुझे ये साहस करके ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है कांता काकी, मैं आज रात को ही जाऊंगी छत पर और अपने साथ वो मंत्रों की किताब भी लेकर जाऊंगी। आज की रात उस चुड़ैल की आखिरी रात होगी। इतना कहकर मानवी वहां से चली जाती है। बड़ी आई चुड़ैल की आखिरी रात करने वाली। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी आखिरी रात होगी। मुंह मियां मिट्ठू कही की। अब तो ये मानवी रात को अपनी छत पर चुड़ैल का पता लगाने जरूर आएगी। आज तो मैं इसे इतना डराऊंगी कि इसे नानी परनानी सब याद आ जाएगा। आज तो बहुत मजा आने वाला है। फिर रात में जब मानवी छत पर जाती है तभी निम्मो अपने बाल खोलकर भूतिया तरीके से हाथ में मोमबत्ती लेकर छत पर खड़ी होती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। नहीं, चुड़ैल, बचाओ। मानवी पूरी तरह डर जाती है और वही बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन
कांता और निम्मो उसे मिलने जाती है। क्यों मानवी, हो गई ना तेरी टाई फिश? बड़ी आई थी चुड़ैल का खात्मा करने वाली। अरे कांता काकी, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, और इन सब में मेरे दादा और परदादा माहिर थे। अरे बेवकूफ लड़की, इसीलिए कभी भी जो काम नहीं आता उसके डेंगे कभी नहीं हाँकने चाहिए, समझी? निम्मो छत पर जाकर सोने का सिलसिला जारी रखती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ अब उसे लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। एक रात अचानक से माधव जाग जाता है। अरे, ये निम्मो कहाँ चली गई? माधव निम्मो को ढूंढते ढूंढते छत तक पहुंच जाता है और वहां वो उसे सड़क पर चल रहे लोगों को डराते हुए देख लेता है। ये क्या? ये तो लोगों को डरा रही है, और इसने तो अपने बाल भी बिखरे हुए हैं। फिर अगले दिन माधव निम्मो को कुछ भी नहीं बोलता, और उस रात फिर से वो देखता है कि निम्मो वापस छत पर जाकर सो रही है और लोगों को डरा रही है। फिर ये बात जाकर वो अपनी माँ को बताता है। माँ, हमारे छत पर दिखने वाली चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि निम्मो ही है। उसे ये काम करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए वो रोज रात को छत पर सोने जाती है और सुबह के 4 बजते ही वापस कमरे में आ जाती है। ये निम्मो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। रुक बेटा, तू बस देखते जा, अब मैं क्या करती हूँ। लेकिन माँ, आप ऐसा क्या करोगी? अब तो मैं भी चुड़ैल बनकर उस निम्मो को डराऊंगी, तब उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर उसी रात कांता डरावना मेकअप करके चुड़ैल बनकर निम्मो को दूसरी छत से डराने लगती है। नहीं, माधव, माँ जी, चुड़ैल। बोल, डराएगी? डराएगी सबको मेरी जगह लेकर? बोल। नहीं, नहीं डराऊंगी मैं किसी को भी, बख्श दो मुझे। फिर निम्मो भागते भागते छत से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन उसे बहुत तेज बुखार आता है और तभी वो माधव और कांता को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने चुड़ैल बनकर सबको डराया। देखा बहू, तूने उस चुड़ैल की जगह लेकर दूसरों को डराया, इसीलिए तेरे साथ भी ऐसा हुआ। वो तो शुक्र है कि उसने तुम्हें आकर सिर्फ डराया और चेतावनी दी, वरना अगर वो तुम्हारी जान लेती तो। नहीं बाबा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं फिर कभी रात के वक्त छत पर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नीचे घर में ही रहूंगी। फिर उस दिन के बाद निम्मो कान पकड़ लेती है और वो रात में छत पर जाती ही नहीं।